बोले आज से लगभग 11-12 साल पहले की लगभग ये बात है। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स बिना हवाई यूनिवर्सिटी से हूँ और अपने फिज़िक्स ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करके मैं जो है पीके राय धनबाद पीके राय कॉलेज धनबाद में जाता हूँ, एडमिशन कराता हूँ और मेरे दिमाग में 2 ही सोच था शुरू से ही। मैं कभी भी नौकरी का पक्षधर नहीं रहा, आज तक बाय बर्थ कहिए जो भी कह लीजिए कि मुझे आज तक नौकरी पसंद नहीं हुई। मैंने सोच ही लिया था, मैट्रिकुलेशन करते वक़्त मैंने ठान लिया था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। ये मेरा प्री माइंडेड मेरा प्री प्लानिंग मेरा करियर प्लानिंग था ये कि मैं नौकरी और मैंने आज तक एक फॉर्म नहीं भरा। बहुत लोग डीएक्शन हो सकता है कि मजबूरी में जॉइन किए होंगे, लेकिन बाय लक मुझे डीएक्शन अगर मिला है, तो मैं वही चाह रहा था, मुझे वही मिला जो मैं चाह रहा था दोस्तों। तो पीके राय कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ फिज़िक्स एमएससी में, चूँकि मेरा शुरू से सपना था लेक्चरर बनने का। लेक्चरर या फिर एक बड़ा बिज़नेसमैन, यही 2 चीज़ का ख्वाब मैं पाले हुए था। लेकिन पारिवारिक हालत मेरी ऐसी थी कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ और पिताजी उस स्थिति में नहीं थे। पिताजी मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ाए-लिखाए, बहुत गरीबी में हम लोग का जीवन गुज़रा है और किसी तरह से हम लोग बीएससी जो है किए, लेकिन उसके बाद सोचा कि एमएससी कर लूँ, लेकिन बट ये पॉसिबल नहीं था। मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और मेरा लेक्चरर, प्रोफ़ेसर बनने का सपना जो है वो अधूरा रह गया बीच में ही। अब चूँकि मुझे नौकरी में जाना नहीं था, ये सभी लोग कहते थे कि प्रेम तुम कुछ फॉर्म भरो, जॉब में तुम्हारा आराम से तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हारा कहीं न कहीं तो नौकरी पक्का है। तुम और दोस्तों मैं अपने ऊपर ज़्यादा मैं गर्व या घमंड नहीं कहूँगा, लेकिन बीएससी में मैंने ट्यूशन पढ़ा करके अपने ही क्लास को ट्यूशन पढ़ाता था और उसके बाद वहाँ से खर्च निकाल कर के मैं अपना पूरा ग्रेजुएशन किया हूँ। अ, तो परिवार का काफ़ी दबाव था हमारे ऊपर में कि तुम जॉब करो। लेकिन मैं जॉब मेंटालिटी का था ही नहीं। मैंने सभी लोगों की बातों को दरकिनार कर दिया। तो जब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, तो अब मेरे सोच में पड़ जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ? बिज़नेस के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, एक अच्छा सेटअप के लिए, जो उस वक़्त मेरे पास था नहीं। तब मैं क्या करूँ उस कंडीशन में? तब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास जो टैलेंट है, जो हुनर है, मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा और तब मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट उस वक़्त मैं खोलता हूँ ग्रेजुएशन के बाद में और वो इंस्टीट्यूट ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चलता है, दिन-रात मेरा ट्यूशन भी अपना था और कोचिंग ये सब मिल कर के मेरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जा रहा था, दिन भर बैठ कर के क्लास लेना। अ, मैंने कॉलेज के बहुत सारे टीचर से भी टाई अप किए और वो लोग वहाँ पे आते थे पढ़ाने के लिए। जिसमें एमपी सिंह सर थे सिटी कॉलेज के, एचओडी मैथ के, वो लोग आते थे। तो इसी बीच में जब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है, मैं सुबह से लेके शाम तक कोचिंग में इन्वॉल्व था और इसी बीच मैं सहारा इंडिया और एलआईसी भी जॉइन करता हूँ, जो मेरे मतलब मेंटालिटी से भी मैच खाता था, पब्लिक डीलिंग। मुझे पब्लिक डीलिंग शुरू से ही पसंद रहा, पब्लिक रिलेशनशिप। तो उसमें भी अपना किस्मत आज़मा करके तो इतना ज़्यादा मैं चूँकि ट्यूशन के लाइफ़ में करियर में बैठ कर के काम करना मुझे कॉन्स्टिपेशन हेवी कॉन्स्टिपेशन रहा करता था। उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये पाइल्स में कन्वर्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम होने लगा। कभी-कभी तो रात में इतना ज़्यादा मतलब गैस का पेन, हेवी मतलब कि वो सीने में चढ़ कर के दर्द, जलन सब कुछ और अचानक में जो है फिर डॉक्टर का रात में 12 बजे टाइमिंग लेना, अपॉइंटमेंट, एडमिट ये सब कुछ जो है फिर तब डॉक्टर कहते थे कि ये गैस है। गैस्ट्रिक है, मुझे गैस्ट्रिक का मतलब उस टाइम समझ में नहीं आता था। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछे कि गैस्ट्रिक क्या होता है तो मैं बता सकता हूँ। लगता था कि एकदम हार्ट मेरा ब्लॉक होने वाला है, इस तरह का और तब मुझे भय था कि कहीं मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो उस वक़्त मैं ये सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब परिचित नहीं था। ये समय इस तरह से चलता रहा और कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाता था दोस्तों। उस गैस से मेरे सर में इतना दर्द रहता था, इतना पेन, हर 2 दिन, 3 दिन के बाद में वो पेन मेरा उभरता था और विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस दर्द को खत्म करने के लिए डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोविन प्लस मैं खाया करता था। वो डाइक्लोविन प्लस अब समझ में आता है कि क्या होता है ये। वो दर्द कभी-कभी अब तो बहुत कम हो गया है, अब कहीं जर्नी वगैरह में जाते हैं तब दर्द करता है, लेकिन पहले ऐसे ही 2 दिन, 3 दिन के बाद में दर्द उभर गया, मुझे मालूम नहीं था और मैं उसको डाइक्लोविन प्लस खा करके दबा दिया करता था और इतना मतलब मुझे हैबिचुअल हो गया था और अचानक मैं जब डीएक्शन में जॉइन करता हूँ और धर्मशील सर जो है मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप आरजीजीएल, स्पिरुलिना ये सब लो। तो उस वक़्त की बात है दोस्तों मैं 12 पेयर आरजीजीएल उस वक़्त शुरुआत से ही लेना शुरू कर दिया, कि देखिए इससे क्या होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वक़्त जो है मैं जब 2-3 महीनों में 12 पेयर आरजी और जीएल गैनोडर्मा लेना शुरू किया, तब मेरे कान से पूरा आवाज़ आना शुरू हो गया। बहुत भयंकर, इतना ज़्यादा कि लगता था कि जैसे कोई ड्रम या नगाड़ा बज रहा है। मुझे इसका फिनोमेना समझ में नहीं आया। तो मैंने सर को फ़ोन लगाया, बोले सर जब हम नहाते हैं और टब में पानी करते हैं ना, तो एक बूँद भी अगर पड़ता है वहाँ, तो लगता है कि नगाड़ा क्यों बज रहा है सर? मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और सर भी वहीं रहता है और कानों में बहुत तरह की आवाज़ आ रही है। तब सर बोलते हैं कि प्रेम तुम कभी पहले पेन किलर खाए हो क्या? तो मैंने कहा सर खाया हूँ, खाता आ रहा हूँ, बहुत समय से खा रहा हूँ, सालों से खा रहा हूँ।
तो बोले ये तुम्हारे किडनी पर जाकर के असर कर चुका है और ये बहुत सही समय पर तुमको इंडिकेट कर रहा है कि ये सतर्क हो जाओ। और तब मैं आरजीजीएल का उसी वक़्त से दीवाना हो गया। और रियली में 1-2 महीने के बाद ये सारा सिम्पटम जो है अचानक से धीरे-धीरे करके खत्म हो जाता है और उसके बाद दोस्तों ये सर दर्द की जो समस्या थी जो प्रत्येक 2 दिन 3 दिन के बाद में मुझे हुआ करता था, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद मैं दिल से आरजी और जीएल को सैल्यूट करता हूँ। ये इसलिए करता हूँ क्योंकि इसलिए नहीं कि इसने मेरा गैस्ट्रिक ठीक किया, सर दर्द ठीक किया। आरजीजीएल जो है इसका नाम है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है ना? आप खा रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, लेकिन ये एक साथ कितने काम करता है, ये मुझे उस वक़्त मालूम पड़ा। खा रहे थे हम सर दर्द के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, लेकिन ये डिटेक्ट कर लिया कि ये मेरा किडनी का समस्या हो सकता है या है, जिसे मैं बिल्कुल अनजान था। तो हिडन प्रॉब्लम भी इसने मेरा खोजा और आज मेरा उस तरह का प्रॉब्लम जो है बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उस वक़्त वज़न था लगभग 44 केजी जो कि मैंने 1-2 साल सेवन किया तो मेरा हेल्थ भी मेंटेन हो गया। बहुत अच्छा हेल्थ रहा, मेरा बाल लगभग आगे में बहुत कम था। मैंने जब आरजीजीएल लेना शुरू किया तो फिर मेरे बाल भी सही हो गए और पोस्चर और सब कुछ ए टू जेड फिटिंग्स जो है वो बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। तो इसके लिए मैं गैनोडर्मा को, स्पिरुलिना को और नोनी भी उस टाइम मोरिंगी आया करता था, तो मैंने उसको पीना शुरू किया और बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्थ बेनिफिट इसका दिखना शुरू हो गया। तो मैं दिल से इस प्रोडक्ट को सैल्यूट करता हूँ। अनजाने में ही सही मुझे रिएक्शन मिला ये लेकिन बहुत सही चीज़ मिल गया दोस्तों, बहुत सही। इसके लिए मैं धर्मशील सर का कभी भी जो है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना बेमिसाल प्रोडक्ट दिया और आज मैं डिजीज़ फ्री लाइफ़ लीड कर रहा हूँ। इस तरह से जब ये कारवां चला कुछ महीनों तक, साथ लगभग तकरीबन और इसी बीच मेरा पाइल्स भी ठीक हुआ। मैं बवासीर से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। ऐसा था कि कोई अगर आदी वाला अगर चाय या सब्ज़ी अगर खिला दे, तो फिर तुरंत दूसरे दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और उससे मुझे राहत मिला। बहुत ज़्यादा दर्द, तो ये सब चूँकि हम बैठ कर के पढ़ाते थे काफ़ी समय तक, सुबह से लेके शाम तक उठने का नाम नहीं, तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो आज मैं उन सभी चीज़ों से फ्री हूँ और आज मुझे कोई भी कितना भी आदी वाला चाय पिला दे, मैं थैंक्स एक बार फिर से कहता हूँ गंडरमा को कि ये जो भयंकर रूप में जाने वाला था मेरा ये आपका बवासीर, मुझे ऑपरेशन तक नहीं पहुँचने दिया, फ़िशर में कन्वर्ट नहीं हुआ और आज मुझे मालूम पड़ रहा है व्हाट इज़ गैनोडर्मा। तो जो दोस्तों जो डीएक्सन प्रोडक्ट का सेवन करेगा ना, वो खुद अपने ऊपर जो है इसको लाएगा, वही इसके प्रोडक्ट की ताकत को समझ पाएगा। इसलिए एक बार फिर से धर्मशील जी को मैं धर्मशील सर को अपने ग्रेट ग्रेट अपलाइन को थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो इसी बीच जो है, एक लड़के से मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं और निमोनिया, साँस का प्रॉब्लम वगैरह सब बना रहता है। तो मेरे पॉकेट में उस वक़्त रात के 11 बज रहा था और मेरे पॉकेट में उस वक़्त जो है शुगर फ्री पुड़िया उस टाइम हुआ करता था, पीले रंग के पाउच में। तो मैं उसे देता हूँ और कहता हूँ कि एक काम कीजिए आप अपने फादर को पिलाइए इसको। तो वो पिला करके 2 दिन के बाद हमसे फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं कि फादर को कुछ अजीब-सा महसूस हो रहा है, वो अच्छा एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। एक काम कीजिए आइए ना, हम लोग बैठ कर के बात करते हैं, क्या चीज़ दिए हैं आप? तो जाकर के मिलते हैं पिताजी से, उनके फादर जो है बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हैं कि बेटा ये तुम जो दिए हो, क्या दिए हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन के अंदर में ही मुझे स्फूर्ति महसूस हो रही है। तो सब कुछ हमें बताते हैं, तो वो फॉर्म साइन अप करते हैं और वो जो मिले वो और कोई नहीं थे, रात के 11 बजे, वो हमारे पहले फर्स्ट बिज़नेस पार्टनर मिस्टर अविनाश कुमार वर्मा जी थे। और उसके बाद लगातार कुछ दिनों तक प्रोडक्ट का मेडिकेशन के बाद में, हम लोगों का प्रोडक्ट लेने के बाद में, उनके फादर का बहुत-बहुत अच्छा रिज़ल्ट, जिससे इंस्पायर्ड होकर के अविनाश जी भी फार्मा लाइन में थे। दोस्तों हर किसी की टीम में कोई न कोई एक ऐसा बंदा होता है, जो उस टीम को काफ़ी दूर तक, काफ़ी ऊँचाई तक ले जाता है दोस्तों, हर टीम में। आप नज़र उठा के देख लीजिए, कहीं भी डीएक्शन के पूरे हिस्ट्री और पूरे कल्चर में। कल हम लोग बिंदानी जी का मीटिंग सुन रहे थे। आई वाज़ वेरी मच सरप्राइज़्ड एंड इंस्पायर्ड विथ हिज़ मीटिंग। वो बोल रहे थे कि हमारी टीम में पीके स्वाइन जी हुए। तो ये कल्चर है डीएक्शन का। तो उस कल्चर से मैं कैसे छुटा रह सकता हूँ? हमारे अविनाश जी आए उस वक़्त और जब ऐसा उनको फार्मा लाइन का नॉलेज था अ, वो हाथों हाथ ले लिए इस प्रोडक्ट को। उसके बाद हमसे बोले प्रेम जी बैठिए, बैठा जाए क्या इसका प्लान है? उसके बाद हम लोग धर्मशील सर को बुलाना शुरू किए बोकारो, सर ऐसा-ऐसा बात है। उसके बाद फिर दोस्तों कारवां चल पड़ा, अपनी गाड़ी चल पड़ी। हुँ, निकल पड़ी अपनी। सर लगातार आते थे 15 दिन, 20 दिन पर बोकारो में। हम लोग पूरे बोकारो की धरती को पूरा एकदम रौंदने का तैयारी कर चुके थे और लगातार जो है सर के निगरानी में हम लोग काम करते रहे। और उस समय वो पीक पीरियड था दोस्तों, सोच सकते हैं उस समय बोकारो का बहुत ही गोल्डन पीरियड था डीएक्शन का, जब मैंने डीएक्शन को जॉइन किया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ कंट्री मैनेजर आया करते थे बोकारो। अमरनाथ सिंह गुप्ता सर थे उस वक़्त कंट्री मैनेजर और मुझे याद है उस समय में राजेश सर के नेतृत्व में वो प्रोग्राम हुआ फर्स्ट स्टार नाइट ऑफ बिहार झारखंड, फर्स्ट स्टार नाइट। आप सोच सकते हैं बोकारो का क्या क्रेज़ था उस वक़्त। तो क्या होता है ना, कहा जाता है कि जब किसी चीज़ का पीक पॉइंट हो,
जब कोई चीज़ पीक पर जाए, तो समझ लीजिए कि दिमाग में खतरे की घंटी बजने वाली है। ये मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जब कोई भी चीज़ पीक पर जाए, आपका लाइफ़ में कोई भी करियर, कोई भी चीज़ ऊँचाई पर जाए तो आपके अब कान खड़े हो जाने चाहिए, कि लगता है इसके बाद कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि ग्रोथ के समय में आपका दिमाग काम नहीं करता। आप केवल उसको देख रहे होते हैं जो अच्छा हो रहा था, है ना? उसके पीछे जो गलत चीज़ें हो रही थी उसको आप नहीं देख पाते। हुआ भी वही, हम लोग एक समय चरम पर चले गए, शीर्ष पर पहुँच गए, लेकिन उसके बाद हम लोगों को 4-5 सालों के बाद में जो लगातार गिरावट आई, उसके पीछे हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि हम लोग लगातार बीमारी पर, डिजीज़ पर काम कर रहे थे। सिस्टम का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, दूरदर्शिता की कमी थी। इन सब का जो मिला-जुला इम्पैक्ट था इसके कारण हम लोगों को अगले चंद ही सालों में ही बहुत बुरा दिन देखना पड़ा डीएक्शन में। हम लोगों का सेल, हम लोगों का टीम का ग्रोथ, सब कुछ डाउनफॉल में जाने लगा। तो उस वक़्त बिहार को तो मिल गए अग्रवाल सर ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए, लेकिन झारखंड और बोकारो जो है अधूरा पड़ा हुआ था। ये लगातार 9 साल तक हम लोग किसी तरह से जो है सिस्टम को जैसे-तैसे खींच करके यहाँ तक सिस्टम की नौ जानकारी ही नहीं थी। सिस्टम का नॉलेज ही नहीं था कि व्हाट इज़ सिस्टम, सिस्टम किस चिड़िया का नाम है, हमें पता ही नहीं था। व्हाट इज़ लीडरशिप, हम लोग केवल और केवल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे, केवल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। इसी बीच में दोस्तों लगता है कि इस ऊपर वाले की कृपा हुई, माँ सरस्वती की दया हुई, उनकी कृपा से अचानक ही 2019 नवंबर में जेपी लाल सर की एंट्री हो जाती है डीएक्सएल बोकारो और झारखंड में, किसी देवदूत की तरह। और वो अपने क्षेत्र रक्षण में ढाल बन करके पूरे बोकारो सिस्टम को मतलब अपना एक जो सुरक्षा कवच होता है ना, उस तरह से वो ढक लेते हैं। जिस तरह से माँ जो है अपने आँचल में अपने बच्चे को किसी भी किसी भी आपदा से बचाने के लिए ढक लेती है, उसी तरह से वो रोल उन्होंने 12 महीने तक लगातार निभाया और हमारे हमारे सिस्टम के ऊपर जितने भी तरह के प्रॉब्लम आए, वो लगातार बचाते रहे। उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया के सामने आँखों से आँखें मिला करके बोलना और काम करना किसे कहते हैं, जिसका सख्त अभाव था हम लोगों में। 2 शब्द बोलने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था, हमारी टीम के सारे लीडर्स को। उन्होंने वो चीज़ें हमें जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे उन्होंने रूबरू कराया। उन्होंने कहा प्रेम प्रोडक्ट इज़ नथिंग, रियल प्रोडक्ट इज़ पब्लिक पीपल, पीपल आर द रियल प्रोडक्ट। उसको डेवलप किया जाए, उसके अंदर का स्किल पावर को डेवलप करो और दुनिया के सामने में छा जाओ। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ कि उनके माध्यम से हम लोगों को फिर से एक बार ये जो आरबीसी का मंच प्राप्त हुआ, तो उनके माध्यम से उनके रास्ते पर चलने वाले जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स थे, हम लोग सब लोग संगठित हो गए इन 1 सालों के दौरान में और एक आरबीसी मंच की स्थापना हुई उनके नेतृत्व में। हम लोग आज उनके निगरानी में बहुत अच्छी तरह फल-फूल रहे हैं। कहा जाता है कि जब आप अच्छी तरह फल-फूल रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी न किसी गुरु की ज़रूर कृपा है। उनका आशीर्वाद बरस रहा है। ये जो मंच हम लोगों को मिला है दोस्तों, ये भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोज़गारी, बीमारी से लड़ करके इस कुरुक्षेत्र में अपने आप को इस महाभारत में अर्जुन बनने का मौका मिला। इसे नहीं गँवाना है। ये ग्रेट लीडरशिप का प्लेटफ़ॉर्म है ये, जीवन में कुछ कर गुज़रने का। और सच पूछूँ तो मुझे जो मैंने सोच करके रखा था, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मेरा सपना था प्रोफ़ेसर बनने का, लेक्चरर बनने का, जो मैंने अपने करियर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके पूरा किया, पढ़ाया लोगों को और जो एक बिज़नेसमैन बनने का सपना था, आज मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ दोस्तों। आप सब बिज़नेसमैन हैं, आप सब इस कंपनी के मालिक हैं। आपको एक मालिक वाली सोच अपनानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लिम अब एक स्टेप आगे हम लोगों के लिए और कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा तोहफ़ा आपके जीवन का हम लोगों को मिलने वाला है। चंद महीनों में तेलंगाना की फैक्ट्री सेटअप होने जा रही है दोस्तों, जहाँ से आपको कुछ समय के बाद में सैकड़ों प्रोडक्ट मिलने जा रहे हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट। यू आर द मैन्युफैक्चरर, आप उस बिज़नेस के मालिक हैं, लेकिन आपको पहले वो सोच अपनाना पड़ेगा। वो सोच आता कब है? जब आप लाखों करोड़ों रुपए सेटअप करके जब कोई फैक्ट्री बनाते हैं ना, तो वो सोच अपने आप आ जाती है अपने अंदर, कि आई एम द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री एंड बिज़नेसमैन। लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ कुछ खर्च नहीं किए हैं, मात्र 2-3 हज़ार रुपए लगा करके, 10-20 हज़ार रुपए लगा करके इस कंपनी को जॉइन करते हैं। लेकिन मुझे फ़ोन किया था कि आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा था उसको 222 कंट्री में हमारा ऑफ़िस रन करता है। वो सुन कर के दंग रह गया था। वो सुन कर के दंग रह गया था कि 222 कंट्री में आपका अपना ऑफ़िस है। आप किस कंपनी में काम करते हैं भाई? कहाँ जॉब करते हैं? तो मैंने उसको कहा था हमारी कंपनी करोड़पति बनाती है। और दोस्तों उसके बाद से वो व्यक्ति बेचैन हो गया था, होटल का मालिक था वो। मैंने वहाँ जाकर के खाना खाया था, मैंने उनको कहा था हमारी कंपनी ये करती है। बोले सर इतने बड़े आप कंपनी के मालिक हैं? बोले जी यार, जी हाँ, मैं ओनर हूँ। तो ओनर वाली सोच अपनाइए, कभी मत बोलिए कि मैं डीएक्शन में काम करता हूँ। कभी मत बोलिए, काम करने का मतलब यू आर एम्प्लॉयी।
आप एम्प्लॉयी नहीं है यहाँ पर, यू आर द ओनर। तो ये हमारी कंपनी है, ये जो फैक्ट्री लग रहा है, ये हमारा फैक्ट्री है। 222 कंट्री में जो ऑफिसेज़ हैं, वो हमारे हैं। और सच पूछो तो दोस्तों आज रियल लाइफ़ का मज़ा मैं अब समझ में आ रहा है रेसिडुअल इनकम का। रेसिडुअल इनकम क्या होता था मुझे पता नहीं है। धीरे-धीरे अब जो है समझ में आ रहा है जब से लाल सर के माध्यम से आरबीसी यूट्यूब चैनल से जुड़ा, आरबीसी मंच से जुड़ा तो अब समझ में आता है लीडरशिप करने का मतलब क्या होता है। मुझे रेसिडुअल इनकम अगर आपको बिना कुछ किए 1 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। इसी तरह रेसिडुअल रॉयल्टी इनकम इसको कह सकते हैं हम लोग। अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता रहता और अगर 1 महीने के लिए ट्यूशन मेरी बंद हो जाती, मुझे अग्रवाल सर की वो मीटिंग याद है, वो आए थे बोकारो लेने मीटिंग लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर है क्या इस हॉल में? तो एक भाई साहब उठे बोले हाँ, वो ऑपरेशन करते थे डॉक्टर लोगों का। उन्होंने कहा कि अगर आपके दोनों अंगूठे कट जाएँगे तो फिर आपको अगले महीने से कितना पेमेंट आएगा? तो उनके एक सर्जरी का चार्ज 50,000 लाख रुपए के आस-पास था। उन्होंने कहा कि आपके दोनों अंगूठे कट जाएँगे, तो आपको कितना पैसा आएगा? आप क्या इनकम कर लेंगे? तब डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोई इनकम नहीं आएगा। यानी आपके साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपका परिवार सड़क पर आ सकता है, चाहे आप कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो। राजा को रंक होने से टाइम नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अगर कुछ आज हो जाता है, तो मेरा परिवार सिक्योर्ड है, क्योंकि मैं वो नेटवर्क खड़ा कर चुका हूँ। जहाँ से लाखों रुपए का इनकम जो आ रहा है, वो अब आते रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ। वो बात दोस्तों मेरे दिल को छू गई और तब से मैं डीएक्शन सीरियसली करना शुरू कर दिया।